आज हम बेंगलुरु में महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और हमारे साथ हैं स्वराज इंडिया के कार्यकारिणी के सदस्य केपी सिंह जी। स्वराज इंडिया के उम्मीदवार के बारे में और पार्टी के बारे में भी क्या आपका विजन है? पूरे कर्नाटक में 11 उम्मीदवार उतारे हैं। महादेवपुरा बेंगलोर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो एक तरह से बेंगलोर में भी हम अपना दखल दे रहे हैं। स्वराज इंडिया एक अलग तरह की राजनीति करना चाहती है। हमारा फोकस प्रोबिटी पे रहेगा, ट्रांसपेरेंसी पे रहेगा, अकाउंटेबिलिटी पे रहेगा। इंटरनल डेमोक्रेसी जैसी हम अपने अंदर मेंटेन करते हैं, उस तरह की डेमोक्रेसी गवर्नेंस में हो, उस पर फोकस रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस हो पार्टी के अंदर, पार्टी फोरम पे हमारे एमएलए को उस तरह की स्वायत्तता मिले कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ लोगों के प्रति जवाबदेह होते हुए काम कर पाए। पार्टी का कोई दबाव न हो उसमें, उस तरह की राजनीति हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ। तो कर्नाटक में छोटे स्तर पे हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पहल है दूसरी तरह की राजनीति का, जिसमें एक पढ़ा लिखा, एक उद्देश्य के साथ आने वाला कैंडिडेट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तो आपकी पार्टी कैसे, आप कांग्रेस और भाजपा से किस तरीके से आप अपनी पार्टी को अलग मानते हैं और क्या क्या सच में क्या अलग है इसमें? अगर अब देखें तो हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन में हमारी केंद्रीय नेतृत्व का कोई दखल नहीं है, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर छोड़ा जाता है। हमारे कैंडिडेट में वो चार चीज़ों पे हमको स्क्रूटनाइज करना होता है। 4 C's जो हम बोलते हैं कि करप्ट नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, कैरेक्टर के मामले में कहीं किसी तरह का उसके ऊपर कोई अपराध नहीं हो, किसी तरह का दाग नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, और फिर वो पब्लिक स्पिरिटेड हो, वो पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहा हो कि वो जो ज़मीन पे चीज़ें हैं उनको बदलने का उसके अंदर जज्बा हो, उस लोगों की परेशानी से जो आदमी टच में है उस तरह के कैंडिडेट हो। तो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन में इस तरह का ध्यान रखा जाता है। और महादेवपुरा के जो कैंडिडेट हैं पी रमेश चंद्र, वो इसी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। वो इंजीनियर हैं, बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, वो MBA हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो CEO हैं और फाउंडर हैं एक IT कंपनी के। उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप पे खास करके लोगों को सर्व करने का, अपने कस्टमर्स को, उस पर एक किताब लिखी है। तो एक तरह से हमने सबसे बेहतरीन कैंडिडेट महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिया है, जिसको हम बेंगलोर की सिलिकॉन वैली का हार्ट बोल सकते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे बाहर के लोग भी आकर बहुत काम करते हैं, क्योंकि IT कॉरिडोर भी इसी में आता है। तो यहाँ पे नॉर्थ के लोग भी बहुत हैं। तो इस चुनाव में क्या आपने ये कुछ महसूस किया है, जो एक तरह से एक पैदा करने की कोशिश की गई है, ये नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड है, या इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों को मैंने भी सुना अनकंफर्टेबल फील करे, जैसा उन्होंने पिछले कुछ साल पहले तक नहीं किया था। अभी पिछले रिसेंट 1 साल 6 महीने में चीज़ें थोड़ा बढ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है, आप चूँकि पुराने यहाँ के रेजिडेंट हैं बैंगलोर के, और आपने बैंगलोर के लिए बहुत कुछ किया भी है, जल संरक्षण पे आपका काम सभी जानते हैं, हर जगह प्रकाशित हुआ है। पिछले 20 सालों में लगभग 18 सालों तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 सालों में मैंने 2-3 ऐसे इंस्टेंस आए हैं जहां इस तरह का हमको महसूस करना पड़ा है कि आप, खासकर मुझे, मैं हिंदी भाषी हूँ, अभी भी कन्नड़ पूरी तरह से नहीं बोल पाता हूँ। तो इसके कारण किसी फोरम पे इस तरह की चीज़ महसूस हुई है। वैसे बेंगलुरु को के ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, वो इन चीज़ों पे पढ़ते नहीं हैं। नॉर्थ साउथ का इतना बड़ा इफेक्ट था नहीं, लेकिन बीच में हिंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश की। हाँ, बीच में कुछ लोगों ने वो, इट इज़ मोर पॉलिटिकल पीपल दैन द नॉर्मल पीपल ऑफ बेंगलुरु
सो वो खासकर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोगों ने ऐसा किया है, और उसकी वजह से जो लोग नहीं भी होते उनके अंदर भी वो एक बात पैदा हो जाती है। तो मैंने किसी और इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था कि जब हम कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे तो वहाँ गेट पे हमें पुलिस ने रोका, हमसे पूछा और वो इंसिस्ट किया कि मैं कन्नड़ में बात करूं, और मेरी थोड़ी झड़प हुई उनसे कि आप पुलिस की वर्दी में इस चीज़ के लिए मुझे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि मैं किस भाषा में बात करूं। मुझे कन्नड़ बहुत पसंद है, मैं उसके लिए क्लास ले रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं लोगों से जुड़ सकूं, और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हर स्थानीय भाषा के पक्ष में है और उस पर जोर देती है। और मैं खुद भी ये चाहता हूं कि हर बच्चा जो स्कूल जाता है वो इस भाषा को पढ़े, बहुत सुंदर भाषा है, यहाँ का लिटरेचर पढ़े। तो मैं लोकल भाषा को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कोई मुझे फोर्स करे कि आप ये भाषा बोलिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये एनकरेज नहीं करता किसी को भाषा सीखने में, ये आपके अंदर इस तरह का एक दर्द छोड़ जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी गंभीरता से आपके स्वराज इंडिया को यहाँ पर लोग लेंगे? क्योंकि एक नुकसान तो ये हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के बीच में जिस संभावनाओं को आपने पैदा किया था उस चीज़ से खिसकने के बाद जो एक मोह भंग हुआ है, तो एक किसी भी नई संभावना को लोग अब संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। महादेवपुरा में ये अच्छी बात है कि लोग कैंडिडेट पे फोकस कर रहे हैं और वो पार्टी पे नहीं जाना चाहते। इसकी वजह से यहाँ जो स्वराज इंडिया का जो दखल है उसको बहुत ही पॉजिटिव नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि हमने बेस्ट कैंडिडेट उतारा है जो आईटी इंडस्ट्री से है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह एंट्रेंच्ड नहीं है, जो करप्ट नहीं है, जिसके पास ये समाधान है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, कैसे हम सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर गवर्नेंस में इन्वॉल्व करके जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको जवाबदेह बना सकते हैं। और हमको बहुत ही इनकरेजमेंट मिल रहा है, बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और बहुत ही बड़ा सुखद अनुभव है। अभी महादेवपुरा के जो मेन इश्यूज क्या है? महादेवपुरा के जो 4-5 मेन इश्यूज हैं, उनमें पूरा महादेवपुरा पानी की कमी से जूझ रहा है। यहाँ कावेरी का कनेक्शन बहुत कम जगहों पे है, ज़्यादातर लोगों को टैंकर मंगाना पड़ता है। टैंकर बहुत महंगा है, दुर्लभ है, और जो पानी की क्वालिटी है वो आपको पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है। कई बार वो वरथूर लेक के किनारे से आएगा, कई बार वो वेलंदूर लेक के किनारे से आएगा, बहुत ही कंटेमिनेटेड है। तो जो सबसे एक बड़ी समस्या है लोगों को ये साफ़ सुथरे पानी की समस्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो ऑफिस गोअर्स की खास करके समस्या है, वो ग्रिड लॉग ट्रैफिक है। आप 2 घंटे से 4 घंटे ट्रैफिक में बिता सकते हैं अगर आप रोज़ ऑफिस जा रहे हैं तो। मतलब आपके दिन भर में 3 से 4 घंटे सड़क के ऊपर बिताना, वो पर्यावरण के लिए, आपकी खुद की सेहत के लिए, आपके समय के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल है ये। तो ये संसदीय क्षेत्र वो है जिसमें बेलांदूर लेक भी आता है, जिसमें बेलांदूर लेक आता है, वरथूर लेक आता है, और बहुत सारे लेक हैं अभी तो पास दोनों ही बहुत ही, दोनों में से ही झाग उड़ता रहता है हमेशा। तो अभी इब्लूर लेक, अगरा लेक पे तो काम पिछले 6 महीने से है, पूरी तरह से डिसल्ट किया गया है उसको, तो वो मैं देख रही हूँ। लेकिन बेलांदूर लेक का तो मुझे नहीं पता चल रहा है अभी भी स्थिति अब जस की तरह से वरथूर और बेलांदूर का। ये 3 लेक सुधरा है, ये जो यहाँ पर है बगल में लेक है उसका नाम नहीं पता मुझे, काईकुंडा। ये लेक रिजुवनेट हुआ है और इब्लूर लेक पे काम चल रहा है और उधर अगरा लेक पे भी काम चल रहा है। तो बाकी मतलब ये जो पूरा इलाका है झीलों से भरा हुआ है, तो इसके लिए क्या कोई है आप लोगों के पास मतलब? जी, तो अगर आप देखें तो सरकारें इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती कि छोटे स्थानीय सॉल्यूशन, स्थानीय चीज़ें करके आप समस्या को सॉल्व करें। बेलांदूर लेक साफ़ हो सकती है, वरथूर लेक साफ़ हो सकती है। बेलांदूर लेक 800 एकड़ की है, इतना पानी
वेलंदूर लेक के अंदर है कि अगर लेक को साफ कर लें और उसी के किनारे आप एक ट्रीटमेंट प्लांट डाल दें तो पूरे आप महादेवपुरा को पानी सप्लाई कर सकते हैं। वेलंदूर वरथौर दोनों जुड़ी हुई हैं। 1200 एकड़ की लेक दोनों मिलके पूरे महादेवपुरा के लिए सफिशिएंट पानी यहाँ से मिल सकता है, सबको सप्लाई हो सकता है। लेकिन पानी को बाहर से यतिन होले फॉरेस्ट से और बाकी जगहों से लाने की कोशिश होती है, जो लोकल सल्यूशन है इनमें नहीं, क्योंकि ऐसा सरकारों का ऐसा मानना है कि बड़े प्रोजेक्ट आप करते हो तो आप बड़ा दिखते हो। 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछा क्योंकि आपका जल संरक्षण में ये जो आपका जो जहाँ पे आप रह रहे हैं इस इलाके में पानी को आप लोगों ने 700 या 900 से 100 फीट पे लेकर आए हैं, तो इसमें आपका बहुत काम उल्लेखनीय रहा है। तो जो लोग भी जो नए लोग आपको सुन रहे हैं और ये जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक इलाके, इस पूरे इलाके में जहाँ आसपास की सारी जगह की में ज़मीन में पानी 700 फीट पे मिलता है, वहाँ पे इस इलाके में जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे 100 फीट पे आ गया है पानी, और ये आप लोगों के काम का नतीजा है। तो ये इसलिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है सवाल। और हाँ, जिसको और भी पर्यावरण ये किया जा सकता है। आपका इरादा होना चाहिए करने का। तो वेलंदूर और वरथूर दोनों ही झीलें अच्छी बन जाएंगी। पोल्यूशन रुकना संभव है, उनको रिजुवनेट करना संभव है, उनके पानी को पेय बनाना संभव है। लेकिन वो जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकारों में वो है नहीं, क्योंकि इसमें लोगों को पैसा नहीं मिलता। ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें मेहनत करके साफ सुथरा करना होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन करते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। कई बार वो वैसे ही लोग होते हैं जो पॉलिटिकली इतने कनेक्टेड होते हैं कि उनको कोई छुआ नहीं चाहता। तो इन कारणों से ये झीलें बर्बाद हैं, इनको बिल्कुल साफ सुथरा किया जा सकता है। और अगर हमारे तरह के लोग, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जैसी आएगी तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव से, लीगल जुडिशरी से, एक्टिविज्म के जरिए लोगों को जोड़ के हम ये सारे चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। आपकी पार्टी ने अभी 11 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो उसमें सबसे स्ट्रांग आपको, सबसे मजबूत किस कैंडिडेट की दावेदारी आपको लग रही है? और स्वराज इंडिया का सबसे ज़्यादा मजबूत आधार कर्नाटक में अभी कहाँ पर है? देखिए, हम KRRS जो यहाँ की 40 साल पुरानी किसानों की संस्था है, और लगता है कि देश की सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो पूरे प्रदेश में है। पूरे कर्नाटक प्रदेश की ये बड़ी संस्था है। उनका स्वराज इंडिया में 1 साल पहले मर्जर हुआ, उसके कारण हम लगभग पूरे कर्नाटक में मौजूद हैं। और पुतनैया जी, स्वर्गीय पुतनैया जी, जिनका एकाएक निधन हो गया 18 फरवरी को, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें किसानों के हित में काम करने के लिए लगाया। और ख़ासकर मेलकोटे के लिए तो उनके प्रति वहाँ के लोगों में इतना प्यार है। तो उनके जाने के बाद उनके बेटे दर्शन पुतनैया जो हैं, उनके ऊपर वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत ही दबाव डाला। दर्शन बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, वो पढ़ाई करके अमेरिका में रह रहे हैं। वहाँ उन्होंने 3 कंपनियां स्थापित की हैं, लेकिन उनको अपने पिता के अधूरे काम पूरे करने के लिए लोगों ने उनको एक तरह से मजबूर किया कि आप आइए। और उनका दर्शन पुतनैया ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका जाने के पहले उन्होंने बचपन से खेती किसानी में अपना समय बिताया है। तो उनके सम्मान में तो कांग्रेस ने भी वहाँ पे मेलकोटे में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तो मतलब वो एक अलग तरह, मतलब अलग ही तरह की बात है जी, क्योंकि दर्शन KS पुतनैया जी, उनका इतना सम्मान है वहाँ कि उनके सम्मान में कांग्रेस ने भी ये महसूस किया कि ये उनको एक तरह से श्रद्धांजलि होगी। तो मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और आपके वहाँ शायद बीजेपी नहीं है,
बीजेपी कभी नहीं रही है, कांग्रेस भी वहाँ बहुत स्ट्रांग नहीं रही है। ये हमेशा KRRS यानी पुटनैया जी और JDS के बीच में वहाँ मुकाबला रहा है। तो अभी भी मुकाबला दो ही पक्ष में मुकाबला है और JDS काफ़ी घबराई हुई है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, उन्होंने 50 बसों में लोगों को भर के वो तिरुपति ले जा रहे हैं और उनको कस्में दिलवा रहे हैं कि आप हमारे लिए वोट करेंगे, और फिर उनको बिना बताए पहले ले जाते हैं और वहाँ पे शपथ दिलवाते हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपके घर में ये क्षति हो जाएगी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनकी बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि एक तो दर्शन पुटनैया के पास अपने पिता की धरोहर है और ख़ुद वो इतने प्रतिभाशाली हैं कि वो किसानों के लिए नई तकनीक और वो एक तरह से यूथ आइकन की तरह वहाँ देखे जा रहे हैं।